हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज आएगी पीसीएस पर और इस छोटी सी क्लास में जिसका उद्देश्य है आरआरबी एनटीपीसी 2024 को क्वालिफाई करना और उसमें अच्छे से हमें क्या करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी पहली क्लास हो चुकी है मैथ की 30 में से 30 की वाली, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन आपके बढ़िया से कराए हैं और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज हम रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस सब करने वाले हैं। बस आपका हमें क्या चाहिए, साथ चाहिए और आपके सुझाव चाहिए कि ये क्लास जारी रहे या बंद करें। ये रीजनिंग मैथ की क्लास हो चुकी है, रीजनिंग की हो जाएगी अब, और हम इस टाइम जीके जीएस की क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कम से कम लगभग 50 प्लस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है इसमें। टारगेट हमारा 40 में से 35 रहेगा, या अच्छे से अगर लेवल आता है तो मतलब हमें क्या करना है, एनटीपीसी एग्ज़ाम में मैथ में से 30 में से 30 करने हैं, रीजनिंग में 30 में से 30 करने हैं। बस जीके जीएस में 40 में से आप 30 तक आप कवर कर लीजिए, आपका सारी पोस्टों में सिलेक्शन होना तय है। सारी पोस्टों में आप क्वालिफाई हो जाएंगे पहले एग्जाम में, इतना आप कर पाओगे तो ये 30 में 30 तो आप आसानी से कर पाओगे। बस जीके में थोड़ा ऐसा रहता है कि हाँ, कहीं से भी आ जाता है, तो इसलिए जो है आप इसमें 40 में से 30 का टारगेट लेके चलिए। और अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपको वादा करते हैं कि आपके 30 से प्लस ही नंबर आने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से क्लास को करते हैं। टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा, भाग 1 इतिहास, प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। और पहला टॉपिक पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब हम करने वाले हैं यहाँ से। तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद उठाइए इस क्लास का, जो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। कौन सा पाषाण युग एज स्टोन एज के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों, हमें पता है कि पूरा पाषाण काल भी आता है, नव पाषाण काल भी आता है, मध्य पाषाण काल भी आता है, परंतु ताम्र पाषाण काल इस स्टोन एज के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी 12 तारीख तीसरा महीने 12 मार्च की शिफ्ट में पूछा गया है, पहली शिफ्ट में। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए, आप सब सवाल हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर मिलने वाले आपको, और टॉपिक वाइज मिलने वाले। ये भी बड़ा, देखो कितना बढ़िया आपके लिए सुनहरा अवसर है कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को मिल रहे हैं आपको, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए इसकी वो देखते हैं व्याख्या क्या कहता है। व्याख्या कि पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण, पूरा पाषाण काल, मैंने जैसे आपको बात बताई अभी कि पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। अब यहाँ से हमें इन तीनों कालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों एक बात बताइए मुझे कि जो मनुष्य की खोज हुई थी वो पूरा पाषाण काल में हो चुकी थी। मनुष्य खोज नहीं करता तो मध्य पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य से, नव पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में यानी कि पशुपालन के साक्ष्य से, नव पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कैसे मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की खोज हुई थी, और मनुष्य की खोज होने के साथ साथ मनुष्य उसमें क्या था, शिकारी था। इसमें केवल शिकारी दर्शाया गया, मनुष्य इसमें शिकारी था। आग से क्या करता था, शिकार मतलब कच्चा मांस खाता था। इसमें कच्चा मांस खाता था। आग की खोज बाद में हुई है। कच्चा मांस खाता, शिकार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था बस। आगे बात करें, इसमें नुकीले औजार बनाए थे पत्थरों के, इसलिए पाषाण युग कहा जाता है। इसलिए जितने भी औजार मिलेंगे पत्थरों के मिलेंगे। मध्य पाषाण काल में क्या होता है दोस्तों, और आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहला मनुष्य का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से हथनोरा से पहले साक्ष्य मिले हैं भारत में मनुष्य के। हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित हथनोरा नर्मदा घाटी में पड़ता है ये स्थान। और आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य पाषाण काल में यानी पशुपालन की खोज कहाँ हुई थी, पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो पशुपालन की खोज मध्य पाषाण काल में हुई थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, बागौर राजस्थान से मिलते हैं। बागौर राजस्थान से मिलते हैं।
कहाँ से मिलते हैं? बागौर राजस्थान से मिलते हैं। आदमगढ़ से भी मिलते हैं, बागौर राजस्थान और आदमगढ़ दोनों से मिलते हैं, बट हमें पहले सबसे पहले याद रखना है कि बागौर राजस्थान से मिलते हैं। नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य से मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य, और कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। तो आइए बात करते हैं आगे। ताम्र पाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करता था, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का प्रयोग करता था। ये क्या हुआ? बाद में, नवपाषाण युग के बाद, इसके बाद आया है, नवपाषाण युग के बाद आया है कौन? ताम्रपाषाण युग, जिसमें मनुष्य तांबों के औजारों का प्रयोग करता था। इस लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम धातु तांबा खोजी थी। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे पहला पालतू पशु बताइए, सबसे पहले मनुष्य ने कौन से औजार का उपयोग किया? तो दोस्तों आप एक वर्ड याद रखें, कुत्ता। कू से तो कुल्हाड़ी हो जाएगा, कू से हो जाएगा कुल्हाड़ी। सबसे पहला औजार जिसका यूज किया गया वो थी कुल्हाड़ी, हैंडक्स। और हैंडक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पल्लवरम से मिले हैं, पल्लवरम कर्नाटक के से मिले हैं, पल्लवरम से। और तैफोर तांबा हो जाएगा। सबसे पहली धातु जिसका उपयोग किया मनुष्य ने वो थी तांबू, और सबसे पहला औजार जो था वो कुल्हाड़ी था। कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? पल्लवरम से मिले हैं, कर्नाटक के पल्लवरम से। आगे याद रखेंगे आप, औजार का उपयोग करने वाला लगा लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। नंबर 2 क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? जरा सुनेंगे ध्यान से। 1955-56 में हुई थी, 1957-58 में हुई थी, 1954-55 में हुई थी, 1953-54 में हुई थी। बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? और ये मध्य प्रदेश एमपी के रायसेन जिले में, यानी रायसेन पहाड़ी भी कह सकते हैं, रायसेन जिले में किसने की थी? डॉक्टर वीएस वाकड़कर, विष्णुवर्धन वाकड़कर ने की थी। डॉक्टर वीएस वाकड़कर ने की थी। तो सुनिए जरा इसकी व्याख्या क्या कहता है। 1957-58 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो भीमबेटका गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है, यह एक पूरा पाषाणिक गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। 1957-58 में की गई थी खोज। वर्ष 2003 में से क्या कर दिया गया? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया। 2003 में भीमबेटका गुफाओं किसमें घोषित कर दिया गया? विश्व धरोहर में, यूनेस्को याद रखेंगे, यूनेस्को का हुई है घोषित 2003 में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए। तो मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से शैलाश्रय निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये इसके लिए प्रसिद्ध है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये क्या है? प्रसिद्ध है। प्राचीनतम चिन्हों का प्रमाण मिलता है कि हाँ, मनुष्य का प्रमाण यहीं से मिलता है, जब उसकी वो मिलती हैं मूर्तियाँ या चिन्ह मिलते हैं भीमबेटका गुफा से। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के निर्माण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूरा पाषाण। अब भीमबेटका गुफा जो है कहाँ मिलती है? भोपाल के दक्षिण पूर्व में। कहने का मतलब है भोपाल के दक्षिण पूर्व में कैसे मिलेंगी, देखिए जरा। ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया। तो ये अगर यहाँ भोपाल है तो भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला है। क्या है ये? रायसेन जिला है, रायसेन जिला। रायसेन जिले में ही क्या है? भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित है जहाँ से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं।
यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी, जो भी चित्रकारी है यहाँ वो मध्य पाषाण युग की है, मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूर्व पाषाण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं, यानी कि बाद में भी मनुष्य यहाँ पर रहते गए और उनके चित्र भी मिले हैं। तो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों आपसे भारत में पाषाण कालीन पूछ रहा ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं। ये नालंदा, एलिफेंटा, ये सब गुफाएं अब ये जो हैं अपना मतलब महाजनपद काल के बाद की सब वो है। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरस्थल है जहां पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, और आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको क्या लगाना आंसर? दमदमा। क्या लगाना है? दमदमा से मिले। और आपसे पूछ लिया जाए कि हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ में स्थान अवस्थित है। कौन कौन से स्थान अवस्थित है? सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय और महदहा, मैदहा, इनसे क्या मिले हैं? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जरा समझिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? अब आप जरा इतना सा आंसर बता दीजिए कि एक बार बताइए, सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल आया होगा, फिर मध्य पाषाण काल आया होगा, फिर नव पाषाण काल आया होगा। कहने का मतलब है कि कोई एक पेड़ है, उसकी जड़ पहले जमती है, उसे कहते हैं प्राचीन। क्या कहते हैं? प्राचीन। यहाँ से कटा करा जाए, ये हो गया मध्य, और ये हो गया क्या? नव। नव मतलब ये जो पत्ते आए हैं, तो ये पहले तो जड़ आई होगी, जड़ से तना बनना शुरू होया, तने से पत्ते सबसे बाद में आते हैं, पत्ते को कहते हैं नव। नव तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? पूरा मध्य नव, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों ये हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, बाकी सब रॉन्ग है। प्राक ऐतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था। सही बात है, मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था, उस युग से तात्पर्य है प्राक ऐतिहासिक काल का। और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, यानी पत्थरों के इर्द गिर्द मतलब पत्थरों से ही सीमित था उसका जीवन। पत्थरों के औजार थे, पत्थरों के क्या कर रखा था उसने, सब कुछ औजार सब पत्थरों के थे, इसलिए पत्थरों से घिरा था वो, पत्थरों में रहा करता था, पत्थरों की गुफाओं में, इसलिए उसे पाषाण काल कहते हैं, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। कौन कौन से में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटकर देखा जाता है। आइए बात करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कर, देखो आप समझिए ध्यान से। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन भारत के इतिहास को किस में बांटा गया? 3 काल में बांटे गए, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था दोस्तों? लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब लिखित साक्ष्य क्यों उपलब्ध नहीं है आपको जरा मैं बता दूं कि लिखित साक्ष्य इसलिए उपलब्ध नहीं है कि उस समय मानव को ना तो किसी लिपि का ज्ञान था। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो लिखेगा कैसे? तो लिखित साक्ष्य इसलिए नहीं थे, कोई लिपि नहीं थी, कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे, इसलिए। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। उदाहरण पाषाण काल,
पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे यहाँ पर, उदाहरण पाषाण काल हो गया। यहाँ से लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो गए, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो गए परंतु उस लिपि को किसी ने पढ़ा नहीं जा सका, उस लिपि को किसी से पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता इसका उदाहरण हो जाएगा। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण, इसमें क्या हुआ कि पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्य मिले और उनको पढ़ा भी गया, उसकी लिपि को पढ़ा भी गया। इस वाले काल की जो लिपि थी उसको पढ़ लिया गया। सबसे पहले जेम्स प्रिंस से मैंने पढ़ा था। दोस्तों ये हमने आपको बताया। अब आप बात करिए कि पूरा पाषाण काल समय अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक की इनकी अवधि हो जाएगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। छठा क्वेश्चन हमारा होने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सीप, सीप कहते हैं मोती को। जयपुर से, जयपुर से सोर्तगोई। अब दोस्तों यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं, ये जो सोर्तगोई जो स्थान है ये सबसे उत्तरी स्थान है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, वैसे तो हम तो मांडव कहते हैं, मांडव जो चिनाब नदी किनारे है जम्मू कश्मीर में। या अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाऊं तो दोस्तों ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ जब पश्चिम में हो जाएगा ये तो हो जाएगा बलूचिस्तान अफगानिस्तान, बलूचिस्तान अफगानिस्तान, दास्क नदी किनारे, बलूचिस्तान अफगानिस्तान। और ये मांडव जो हो जाएगा वो चिनाब नदी किनारे सबसे उत्तरी। मगर सबसे उत्तरी अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी मांडव ये भारत का हो सकता है। मगर अगर सिंधु घाटी सभ्यता कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो प्राचीन स्थान हो जाएगा वो प्राचीन नहीं, सबसे उत्तरी, तो वो सोर्तगुई हो जाएगा। सोर्तगुई कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है सोर्तगुई। अफगानिस्तान में 2 ही ऐसे स्थल हैं जो खोजे गए थे, सोर्तगुई और एक मैं भी दिमाग से निकल गया, बताऊंगा अभी, अगर आए गए तो मैं बता दूंगा आपको। तो सोर्तगुई ये आपका अफगानिस्तान सबसे उत्तरी स्थान ये हो जाएगा। और यहाँ आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, ये मेरठ में पड़ता है आलमगीरपुर। और ये दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये किस गोदावरी नदी के किनारे। ये चारों स्थान आप याद रखेंगे। आलमगीरपुर का हो गया, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर मेरठ में, यूपी के मेरठ में। हिंडन नदी किनारे है, हिंडन नदी। और ये दैमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में, दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, एमएच महाराष्ट्र हो गया। और गोदावरी नदी के किनारे है ये। और यहाँ से बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे ये हो जाएगा आपका। अब हमसे पूछा गया सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? जयपुर से, सोर्तगुई से, रोपड़ से, नागेश्वर से। तो दोस्तों इसका अब आपको याद कैसे रखना है, देखो आपको मैं बता दूं, नागेश्वर, नाग कहते हैं नागमणि, 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 मोती को भी एक तरह से मणि कहते हो, तो नागेश्वर हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे, नागेश्वर गुजरात से। इसे इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? पंजाब भारत में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। बनावली हरियाणा, बनावली हरियाणा हो जाएगा। और रोपड़ पंजाब में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, रोपड़ पंजाब, पंजाब में हो जाएगा रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई, बीबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है, रोपड़ पंजाब से। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल,
अधिकांश हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, स्टीराइट, सेलेनाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा स्टीटाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्टीटाइट को सैल खड़ी कहते हैं। आंसर इसका जरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को सैल खड़ी स्टीटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्र में लिपि में लिखी हो गई थी जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर, इनको जरूर याद रखेंगे, दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, गैंडा, वृषभ, बैल, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरी थे। इनमें से पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा पशु का चित्र मोहरों पर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, धोलावीरा राज्य में स्थित है। धोलावीरा कहाँ राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में? तो धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि जुलाई 2021 में यूनेस्को ने अब मैंने अभी आपको भीमबेटका गुफा को कहा था 2003 में करा था यूनेस्को में घोषित, और इसे 2021 में कर दिया गया। धोलावीरा को 2021 में घोषित किया गया धोलावीरा को, और भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये कौन सा था? 40वां था, घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल पहला है। मतलब जैसे नगर टाइप होता है ऐसा स्थल है, गुफा नहीं, ये स्थल की बात की है इसमें। तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता जुड़ा हुआ है। व्याख्या ऊपर वाली देख लीजिए आप। और 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था? वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था या आयताकार टैंक था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, ये एक आयताकार टैंक था। आरआरबी एनटीपीसी 19 मार्च 2021 की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो आरआरबी एनटीपीसी 12 अप्रैल की 2016 की शिफ्ट में पूछा गया। सब क्वेश्चन प्रीवियस है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। देखो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, व्याख्या करने से इतना फायदा होता। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। एक क्वेश्चन ये बन गया। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। एक क्वेश्चन ये बन गया। 4 क्वेश्चन एक ही व्याख्या से बन गए। देखो अगला क्वेश्चन, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हरा कंगा याद रखेंगे, हरा कंगा। ऐसे हड़प्पा, रावी नदी, कैसे कालीबंगा और घैसा घग्गर नदी, ये याद रखेंगे। क्या हो जाएगा इसका? बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा आंसर? तो रावी नदी इसका आंसर होने वाला। रावी नदी आंसर हो जाएगा, रावी नदी। अगला क्वेश्चन करने से पहले इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पड़ जाएगा आपके पल्ले।
तो हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी व माधवराव वत्स थे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मेसोपोटामिया का। अब मोहनजोदड़ो, बालाकोट और हड़प्पा। तो दोस्तों आप ये बात याद रखिए, मेसोपोटामिया मिस्र घाटी सभ्यता का एक स्थान था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। 1922 में की थी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो अभी आपने ये क्वेश्चन करा है, मृतकों का टीला इसका अर्थ हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में। तो दोस्तों ये सिंध में, जितने भी जो याद रखेंगे जिनके आगे जोदड़ो चन्नूदड़ो दड़ो लगा होगा, जिसके आगे वो सिंध में मिले हुए स्थान है, सिंध में। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। जनतंत्रात्मक यानी कि लोकतंत्र। देखो, डेमोक्रेसी का प्राचीन उदाहरण, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन मिला है आपको। देखो, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन बन के उभरा है। बात करें यहाँ से कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण आदि करना कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। मोहनजोदड़ो था, नागेश्वर था, हड़प्पा था और चन्नूदड़ो था। दोस्तों नागेश्वर से सीप के साक्ष्य तो मिले मोती के, परंतु सीप काटना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, ये सब कहाँ का काम था? चन्नूदड़ो का काम था। ये चन्नूदड़ो में सीप के मोती तराजू के जो साक्ष्य मिले हैं वो सब कहाँ से मिले हैं? चन्नूदड़ो से मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण में स्थित चन्नूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर झांगर संस्कृति कहते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले। कहाँ से मिले हैं? चन्नूदड़ो से मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। ये बात भी ध्यान रखिएगा, कुशल कारीगर थे। क्या थे? कुशल कारीगर थे। यहाँ के निवासी कहाँ के? चन्नूदड़ो के। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। मनके बनाने का कारखाना यहीं से मिला है। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। वक्राकार ईंटें यहीं से मिली, एकमात्र स्थान है चन्नूदड़ो जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। आगे बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही किस पे पड़ा है? हड़प्पा पे। क्यों पड़ा है दोस्तों हड़प्पा? इसका नाम इसलिए पड़ा है हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी और माधवराव वत्स के द्वारा किया गया था।
इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करती हुई मूर्ति, पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पाई गई थी? लोथल पाई गई थी, रंगपुर पाई गई थी, हड़प्पा पाई गई थी, मोहनजोदड़ो पाई गई थी, हड़प्पा में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में। तो इन दो नाम से मुझे याद आ गया, क्वेश्चन आपको बताता चलो कि आपसे पूछ लिया जाए कि चावल के साक्ष्य बताइए, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो जब आपसे चावल के साक्ष्य पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? उससे कह दीजिएगा जो पूछेगा कि रंग लो चावल, रंग लो चावल, रंग लो चावल, रंग लो चावल, रंगपुर, लो से लोथल और चावल, चावल के साक्ष्य रंग लो चावल, याद रखेंगे। तो इसका जो आंसर होने वाला था नटराज की मूर्ति हड़प्पा से मिली है, और अगर आपसे मोहनजोदड़ो से पूछ ले तो वो कांसे की मूर्ति मिली है, यानी धातु की मूर्ति में। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में पाया गया है, बालाथल पाया गया है, बालाथल, खांडिया, मांडा, धोलावीरा। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा था पीछे, धोलावीरा गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में, जिसे 2021 में किसमें घोषित किया गया? यार यूनेस्को की सूची में घोषित किया गया। और 40वां और पहला स्थल है, 40वां तो वैसे हो गया सब सारे भारत के मिला के, और पहला ऐसा स्थल है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है, जैसे शहर टाइप, इस टाइप से। तो हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया है। कब किया है? 1921 में। ओ सॉरी 1900 की नहीं, सॉरी 2021 में शामिल किया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर देखो, ये भी आप याद रखेंगे, खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। देखो, इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। अब देखो दोस्तों, आपने मोहनजोदड़ो पढ़ा है, सिंधु घाटी, हड़प्पा ही पढ़ा, लोथल ही पढ़ा, मगर उरुक नहीं पढ़ा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उरुक। तो आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो कहाँ? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में, घग्गर नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सिंधु नदी किनारे नहीं, हड़प्पा जो रावी नदी किनारे है, और ये है पाकिस्तान में। धोलावीरा गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? लोथल तो ये आपको गुजरात में पड़ेगा। ये सबसे पहला क्या है? ये सबसे पहला जो है ये बंदरगाह है। और राखीगढ़ी ये कहाँ पड़ेगा बताइए आप? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, राखीगढ़ी कहाँ पड़ेगा। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक काल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशयों के यानी तालाब के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं,
धोलावीरा से मिले हैं, कोट डीजी से मिले हैं, या फिर लोथल से मिले। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो धोलावीरा हो जाएगा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी यानी जगतपति जोशी 1967-68 में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा से कलश समाधान, देखो सुरकोटदा से क्या मिला है, कलश समाधान मिला है। रोपड़ से सैलखड़ी की मोहर मिली है। रोपड़ से सैलखड़ी की मोहर मिली है। मृदभाण मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। कहाँ के निवासी? धोलावीरा के। अगला सवाल, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है, पंजाब में स्थित है, बिहार में स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सुरकोटदा या सुरकोटरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगतपति जोशी ने की थी। 1996 में सुरकोटदा की। और जगतपति जोशी ने एक स्थान की खोज और की थी, किसकी बताइए जल्दी? जगतपति जोशी ने एक स्थान की खोज और की थी, किसकी? धोलावीरा की खोज की थी। लो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। धोलावीरा की खोज की थी जगतपति जोशी ने। ये देखिए, धोलावीरा की खोज जगतपति जोशी ने की थी। तो इसके भी याद रखें, जगतपति जोशी ने सुरकोटदा की और धोलावीरा दोनों की खोज की है, मगर सुरकोटदा की बाद में की है, धोलावीरा की पहले की 67-68 में। तो अब यहाँ से बात करेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, ये सब कहाँ है? धोलावीरा, रंगपुर, लोथल, ये है हमारे गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। आलमगीरपुर ये मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, घग्गर नदी किनारे। मांडा चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर। दयाबाद गोदावरी नदी किनारे महाराष्ट्र में। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। और ये हो जाएगा सतलज नदी किनारे। अगला क्वेश्चन, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रैम व्हीलर, ऑप्शन नंबर डी इसका। अब देखो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, सबसे पहले इसकी वो जो हुई थी स्थापना हुई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी? तो वो 1884 में हुई थी। सर रॉबर्ट एरिक मॉर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा की लिया। पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों अवशेषों का रखरखाव करना। यह संस्कृति मंत्रालय का अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक वी विद्यावती है। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा यह किस मंत्रालय का अधीन आता है, कौन सा? ये जो राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों वाला मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसका जो हो जाएंगे वी विद्यापति, इसके हो जाएंगे महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? SR राव द्वारा की गई थी, BB लाल द्वारा की गई थी, RD बनर्जी द्वारा की गई थी, दयाराम साहनी द्वारा। तो दोस्तों हमने बात करी है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की RD बनर्जी ने की थी। RD बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतक का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार।
है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांस्य की नृत्य करती नारी की मूर्ति, नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष पुरानी? 3000 वर्ष, 3000 ईसा पूर्व यानी आपका हिसाब लगा ना, 2000 ये हो गया और 3000 5000 वर्ष पुरानी है, आज से लगाया था। आंसर सी हो जाएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधवराव वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। इसका काल निर्धारण निम्न है। मोंटगोमरी जिला में स्थित है। इसका काल निर्धारण जो है वो देखेंगे आप। काल निर्धारण क्या है इसका? काल निर्धारण जो है वो हो जाएगा आपका एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हो जाएगा। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निकटतम विकल्प 3000 वर्ष ईसा पूर्व को पुराना सही माना गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी था, 3000 ईसा पूर्व। डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में फैला हुआ। देखो अभी मैंने कहा था, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि 3000 पहले और 2000 ये करे जाएं, जोड़े जाएं इसमें तो 5000 हो जाएगा। 5000 ईसा पूर्व क्या मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मानी जाती है। और विस्तार इसका कहाँ से है? दक्षिण की पूर्व ओर गंगा घाटी के पूरे क्षेत्र तलहटी क्षेत्र में फैले हुए है इसका विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण ओर 5000 ईसा पूर्व नहीं मानेंगे अभी से। 5000 ईसा पूर्व थोड़े जाएगा ये, 5000 ईस्वी पहले, आज से 5000 साल पहले मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी की तलहटी में क्षेत्र में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। 2500 BC मतलब 2500 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। पश्चिम भारत और पाकिस्तान। पश्चिम भारत जितने भी खोज हुए हैं पश्चिम में, तो भारत के ये मान ले जाए ये भारत का पश्चिम इलाका है, यही पाकिस्तान है। यहीं तो सारे स्थल खोजे गए हैं, यहीं पर, ये आसपास में, यहीं पर। तो ये पश्चिम भारत और पाकिस्तान जाएगा। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधवराव वत्स ने की थी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैं आपको क्लास में याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये हर बार मैं इसको रिपीट करूँगा तो ये आपके याद हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। कब आई थी अस्तित्व में? जरा देख लीजिए। 2500 ईसा पूर्व में आई थी, 4500 ईसा पूर्व में आई थी, 1500 ईसा पूर्व में आई थी, या कितने में आई थी? 6500। अब हमने जो अभी आपका मोटा मोटा हमने सीखा था 2600 से 1900 के बीच में कहा गया, 1920, तो 2600 1900 के बीच में 2500 ईसा पूर्व में आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ये सब कुछ
तो इसकी विशेषता खासकर नहीं थी। ईंट के बने महल, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, ये भी इसकी कोई खास विशेषता नहीं थी। तो ईंट के बने भवन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:2:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ताम्र युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, अक्ष युगीन सभ्यता। तो दोस्तों ये जो हो जाएगी सभ्यता, ये कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। कांस्य युगीन सभ्यता, जिसे चारकोलिथिक एज भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन के मिश्रण से बनती थी। कांसा तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। कांसा बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, कालीबंगा भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, तो आजमगढ़ कहाँ से आ गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का अर्थ में मुर्दों का टीला यानी कि मृतकों का टीला है। कौन सी भाषा में था वो? सिंधी भाषा में। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर माना जाता है। अगला सवाल, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की करते थे, विष्णु की नहीं करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्थ्य की करते थे, किसकी नहीं करते थे? ये पूछा गया किसकी नहीं करते थे। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु की नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो के मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष के सिंहासन पर योग मुद्रा बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी, बाघ तथा बाएं तरफ गैंडे, भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे बताइए? हनुमान की पूजा करते थे, काली की पूजा करते थे, अयप्पा की पूजा करते थे, पशुपति करते थे। तो पशुपति की करते थे। किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। आंसर डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ऐसा करके दाईं से बाईं लिखी जाती थी, इस तरह से। अगला सवाल, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? किस वर्ष में? किस वर्ष में? 1955 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में जर्मनी और इटली के एक दल ने क्या किया था? अन्वेषण शुरू किया था। 1980 वर्ष 1980 में जर्मन और इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए। 1990 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खनन का प्रारंभ किया। R.S. बिष्ट ने धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? मोहरों पर
बैल देखा जाता है, शेर देखा जाता है, लोमड़ी, हिरन, कोई नहीं देखा जाता इनमें से, खाली बैल को छोड़। बैल का आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार थी। हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वो आयताकार थी, गोलाकार थी, वर्गाकार थी, बेलनाकार थी। इन मोहरों में हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में है। उस शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से मिले हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा हस्तशिल्प स्थल शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है? बालाकोट, मांडा, चंद्रमंडलो, नागेश्वर। नागेश्वर मोती चंद्रमन के बनाने कारखाना। बालाकोट से भी मुझे याद नहीं रहा क्या मिला। बालाकोट से बहुतायत स्थिति में सीप बनाने की चूड़ियों का, तो मांडा से नहीं मिलता है। इसका आंसर जाएगा मांडा। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत से में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चंद्रमंडलो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करंचियाँ तथा पच्चीकारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अगला सवाल, अब आते हैं वैदिक सभ्यता। हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा क्या, पूरा पाषाण काल हमने शुरू करा था, पूरा पाषाण देख लिया। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया। अब आप बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता की बात करने वाले तो दोस्तों, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनने वाले। इतना जितना इस क्लास में दिया गया ये सफिशिएंट है आपके पेपर के लिए, एनटीपीसी के लिए। तो ये क्लास आपको पूरी देखनी है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें के नाम से जाना जाता है, 10 मंडल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, वृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तरीय निम्नलिखित में किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? मुंडक, वृहदारण्यक, मुंडक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा पुराण हो जाएगा, महाकाव्य हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा, जातक कथा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ऑप्शन उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। वृहदारण्यक, मुंडक, तैत्तरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये 41 से आगे हम बढ़ेंगे 80 क्वेश्चन तक, यानी हर क्लास में 40 क्वेश्चन आपको हम कराते जाएंगे। तो इसलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिनका एनटीपीसी में नौकरी लेना या जॉब लेना लक्ष्य हो, उसको शेयर कीजिए। वैसे तो ये क्लास सभी के लिए सफिशिएंट हो जाएगी, यूपी पीसीएस वीसीएस छोड़ के, बाकी सब वनडे एग्जाम में बढ़िया क्लास है। बाकी एनटीपीसी में ज़्यादातर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए हैं। तो इसलिए आप अपने दोस्तों का भला कीजिए, अपना भला कीजिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी व्हाट्सएप, डीपी, फेसबुक, जहाँ भी आप ये शेयर कर सकते हैं, जितना आप इसे फैला सकते हैं फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने सुझाव, अपनी कुछ सलाह जो भी देना चाहते हो हमें, फीडबैक, वो हम कमेंट बॉक्स में आपकी फीडबैक को देखना चाहेंगे। तो अपने कमेंट में अपने फीडबैक दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए, मस्त रहिए, और अपने टारगेट को ध्यान रखिए। बस हमें क्या करना है, अगर जॉब लेनी है एनटीपीसी में तो 80+ आपका टारगेट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।